हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो हमारे क्लास 11 के चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने सेंस ऑर्गन्स में मैंने आपको आँख का स्ट्रक्चर, आँख के फंक्शन और उसमें फिजियोलॉजी ऑफ इमेज फॉर्मेशन बताया है। मतलब कि आँखों में इमेज बनती कैसे है, क्या क्या रिएक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई है। कल के वीडियो में जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस किया था, इमेज बनता कैसे है, जो कि आखिरी में थोड़ा फास्ट हो गया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम थोड़ी देर के लिए उसको रिपीट करेंगे ताकि आपको एक बार क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी शुरुआत करेंगे आई में इमेज के फॉर्मेशन से और 10 मिनट उसको डिस्कस करने के बाद ईयर को पढ़ेंगे और आज ईयर का जो पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आई है उसमें मैंने आपको बताया था रेटिना, और रेटिना में देखेंगे अगर आप इसको यहाँ पर तो 4 टाइप के न्यूरॉन मिलते हैं। रेटिना पूरा नर्वस टिश्यू का बना होता है, पूरी तरीके से न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है और इनमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, अब न्यूरॉन 4 टाइप के हैं। अगर आपको इमेज में दिख रहा हो, ये ग्रीन कलर का न्यूरॉन है और उसके बगल में ये ब्लू कलर का न्यूरॉन है। ये जो ग्रीन कलर है इसको हम बोलते हैं रॉड, क्योंकि ये रॉड की तरह लंबा है, और ये जो ब्लू वाला है थोड़ा कॉनिकल शेप का होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कोन। और ये कहाँ पर होगा, ये होगा हमारे आंखों के अंदर। रेटिना का सबसे आखिरी वाला हिस्सा ये पीछे की तरफ, यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है, तो एपिथेलियम टिश्यू में रॉड और कोन जो है वो धंसे हुए होते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने बताया था कि ये येलो वाला बाईपोलर न्यूरॉन है, बाईपोलर न्यूरॉन है, और ये जो है गैंग्लियर न्यूरॉन है। ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये क्या है, गैंग्लियर न्यूरॉन है। ठीक, अब आंखों में लाइट इधर से आ रही है ना, यानी कि लेंस जो है इस तरफ है, नीचे की तरफ है, यहाँ से लाइट आती है। अब लाइट जो है अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसमें फोटॉन्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए न्यूरॉन के अंदर जाना होता है। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन है रॉड और कोन, इनमें होते हैं फोटो रिसेप्टर। इन दोनों में क्या होते हैं, इन दोनों में फोटो रिसेप्टर होते हैं। और गैंग्लियर न्यूरॉन और बाइपोलर में वो फोटो रिसेप्टर नहीं होते हैं। तो लाइट जब यहाँ से आती है तो पूरे न्यूरॉन्स को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, कहाँ तक, रॉड और कोन तक पहुँचती है। रॉड और कोन में पहुँचने के बाद लाइट की एनर्जी उसमें ऑब्जर्व होती है, इन दोनों में इम्पल्स जनरेट होता है। अब वो इम्पल्स वापस आता है, यानी कि इमेज के लिए जो इम्पल्स आएगा वो रिटर्न उल्टा वापस आता है। ठीक है, तो लाइट इधर से जाती है और इमेज का इम्पल्स वापस उल्टा आता है। रॉड और कोन से होते हुए बाइपोलर न्यूरॉन और बाइपोलर न्यूरॉन से होते हुए गैंग्लियर न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेट होता है। गैंग्लियर न्यूरॉन आगे जाके एक क्लस्टर यानी कि गुच्छा बनाते हैं, उस गुच्छे को हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और ऑप्टिक नर्व जो है आंखों से बाहर निकलती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। लाइट किधर से आ रही है, नीचे से आ रही है, और पूरा सब कुछ क्रॉस करते हुए आखिरी में रॉड और कोन तक पहुँचती है। रॉड और कोन के पीछे यहाँ पर क्या होगा, कोरॉइड होगा, है ना, कोरॉइड होगा, और इस तरफ क्या है, लेंस है, लेंस की तरफ से लाइट जो है वो आ रही है। यहाँ तक क्लियर। ये वाली चीज़ मैंने कल के लेक्चर में बताई है, जिसको आज मैं थोड़ा धीरे बता रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को जो समझ में नहीं आया था वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर होता क्या है, इमेज बनती कैसे है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि फोटोन के लिए रिसेप्टर जो होते हैं वो केवल रॉड और कोन में होते हैं। तो मान लीजिए ये रॉड है या कोन है, जो भी है, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, इस तरीके से रिसेप्टर होता है। अब कोई भी रिसेप्टर जो होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस रिसेप्टर को थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। ये कुछ इस तरीके का रिसेप्टर है। ये जो रिसेप्टर है एक स्पेशल प्रोटीन का बना है जिसको हम बोलते हैं ऑप्सिन प्रोटीन। इस रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, ऑप्सिन प्रोटीन। ये ऑप्सिन प्रोटीन का रिसेप्टर है। इस ऑप्सिन प्रोटीन के अंदर में केमिकल होता है, इसको बोलते हैं सिस रेटिनिन। ठीक है, सिस रेटिनिन।
सिस रेटिनिन जो है वो एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड जो है विटामिन ए से बनता है, ठीक है। सिस रेटिनिन क्या है, एक एल्डिहाइड है जो कि विटामिन ए से बनता है। यहाँ तक ठीक। सिस रेटिनिन एक एल्डिहाइड है जो विटामिन ए से बनता है। अब जब तक आपकी आंखों के अंदर लाइट नहीं गई है, मतलब फोटॉन्स एंटर नहीं करते हैं, तब तक सिस रेटिनिन रहता है और वो ऑप्सिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, मतलब ऑप्सिन को पकड़कर रखता है, ठीक है। अब जैसे ही लाइट पड़ती है, जैसे ही सिस रेटिनिन पर लाइट पड़ती है, सिस रेटिनिन कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस रेटिनिन में। सिस और ट्रांस जो है वो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हैं, आप लोगों को पता होगा। सिस और ट्रांस एक दूसरे के मिरर इमेज हो सकते हैं। ये एक तरीके के आइसोटोप है। सिस और ट्रांस में मॉलिक्यूल का पोजीशन चेंज होता है, लेकिन उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता। तो सिस रेटिनिन ट्रांस रेटिनिन में परिवर्तित होता है कब, जब उसमें फोटॉन पड़ते हैं, ठीक है। फोटॉन जो है वो पड़ते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि सिस ने ऑप्सिन को पकड़ के रखा था, लेकिन जब वो सिस ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है तो ट्रांस जो है ऑप्सिन को पकड़ के नहीं रखता है, ऑप्सिन को छोड़ देता है। तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, ये ऑप्सिन को फ्री कर देगा, ऑप्सिन को फ्री कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, फ्री ऑप्सिन क्या करता है, यहाँ तक अगर आप देख लिए तो फ्री ऑप्सिन क्या करता है। फ्री ऑप्सिन, अब ऑप्सिन फ्री हो गया ना, फ्री ऑप्सिन एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। इसको आप जीएमपीएज एंजाइम भी कह सकते हैं, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, जिसको आप जीएमपीएज एंजाइम भी कह सकते हैं, और शॉर्ट में लिखना है तो पीडीई, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, ठीक है। फिर से बोलूं, लाइट पड़ी, सिस रेटिनिन ट्रांस रेटिनिन में चेंज हुआ, ट्रांस रेटिनिन ने ऑप्सिन को छोड़ दिया, मतलब ऑप्सिन फ्री हुआ। ऑप्सिन फ्री हुआ तो ऑप्सिन फ्री होने के बाद एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है पीडीई। पीडीई क्या करता है, एक मॉलिक्यूल है सीजीएमपी, साइक्लिक ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। क्या, साइक्लिक ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। इसको ये चेंज कर देता है जीएमपी यानी कि ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट में, साइक्लिक फॉर्म से उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक ठीक। ये कब हुआ, जैसे ही आपने बंद आंखें खोली, पहली बार लाइट एंटर किया, उसने सिस को ट्रांस में बदला, ऑप्सिन फ्री हुआ, पीडीए एक्टिवेट हुआ और सीजीएमपी जीएमपी में कन्वर्ट हो गया। जब तक लाइट नहीं पड़ेगी तब तक ये नहीं होगा, जब तक लाइट नहीं पड़ेगी तब तक सिस रहेगा। अब लाइट पड़ने से, ये सब होने से होता क्या है, अब इसी रॉड और कोन में एक रिसेप्टर होता है, यहाँ पर सीजीएमपी के लिए। किसके लिए रिसेप्टर है, सीजीएमपी के लिए। तो सीजीएमपी बाहर घूम रहा है, ये सीजीएमपी जो होता है ये कंटिन्यूसली अंदर आता है अपने रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है। अब जब पीडीई एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो सीजीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है। अब देखो, जब तक सीजीएमपी अंदर आ रहा था तो सीजीएमपी के पीछे एक और मॉलिक्यूल चुपचाप उसके रिसेप्टर के द्वारा अंदर पहुंच जाता है, वो है सोडियम। सोडियम क्योंकि अंदर आता है न्यूरॉन के, रॉड या कोन वो न्यूरॉन ही है ना, तो सोडियम जब अंदर आता है न्यूरॉन के तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करता है। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने से क्या होगा, ये मैंने नर्व इम्पल्स वाले चैप्टर में लेक्चर में बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है नर्व का इम्पल्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा होना चाहिए -70 वोल्ट। तो जब -70 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जब सोडियम पॉजिटिव आयन अंदर जाता है तो -70 वोल्ट कन्वर्ट हो जाता है -30 वोल्ट में, और ये इतनी कम पोटेंशियल डिफरेंस में इम्पल्स जनरेट नहीं होता। कब, जब सीजीएमपी अंदर जाएगा उसके पीछे सोडियम अंदर जाएगा। लेकिन जैसे ही आप आंखें खोलते हो ये सब कुछ हो चुका होता है, जो मैंने 2-3 बार रिपीट किया है, ठीक है। तो आंखें जैसे ही आप खोलते हो आखिरी में क्या हुआ, सीजीएमपी कन्वर्ट हो गया जीएमपी में, और सीजीएमपी जब जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है तो रिसेप्टर क्योंकि सीजीएमपी का है तो जीएमपी इस रिसेप्टर से अंदर नहीं जा पाता। जब जीएमपी इस रिसेप्टर से अंदर नहीं जा पाता तो सोडियम इस रिसेप्टर से अंदर
अंदर नहीं जा पाता, और सोडियम अंदर नहीं जाता तो ये -30 वाला फिर से बन जाता है -70 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण न्यूरॉन जो है उसके अंदर इम्पल्स जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स जनरेट हो जाता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कल मैंने इसी को बताया था, मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। आप इसको लूप में चला के 2 बार 3 बार अगर देखेंगे या स्लो करके देखेंगे, अब समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हुआ। आखिरी में जीएमपी बनने के कारण ये अंदर नहीं गया तो सोडियम अंदर नहीं गया, सोडियम अंदर नहीं गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, और उसी के कारण जो इमेज है वो बन पाती है। अब ये रॉड और कोन अपना इम्पल्स देंगे बाइपोलर न्यूरॉन को, बाइपोलर न्यूरॉन अपना इम्पल्स ट्रांसफर करेगा गैंग्लियर न्यूरॉन को, और गैंग्लियर न्यूरॉन अपना इम्पल्स ट्रांसफर करेगा ऑप्टिक नर्व को, और जाके ब्रेन में इम्पल्स जो है वो जनरेट होगा। तो मैं आपको स्पेस देता हूँ, स्पेस को यूज करके आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए 1 मिनट, इसको एक साथ लाना पड़ेगा ना, ठीक? कैसे लाएं इसको एक साथ? रुको 2 मिनट दो मेरे को, तो मैं ला देता हूँ। चलिए, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी चीज़ें एक जगह पे आ गई हैं, ठीक है? सारी चीज़ें एक जगह पे आ गई हैं, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अब कल का लेक्चर और आज का लेक्चर मिलाकर देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आज के टॉपिक में पहुंचे। आज का टॉपिक क्या है अपना? कान। अपना टॉपिक आज का क्या है? कान, यानी कि ईयर। ईयर जो है आई से ज़्यादा इजी है समझना, बस थोड़ा सा इमेजिन करना आना चाहिए, ठीक है? आई जो है वो 2 लेक्चर भी लगे, उसमें पार्ट्स भी ज़्यादा हैं, उसका फंक्शन भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ईयर उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक है, ठीक है? अब हम लोग ईयर के बारे में समझते हैं। ईयर जो होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक्सटर्नल ईयर, जिसको हिंदी में बाह्य कान बोलेंगे, बाहर का कान। उसके बाद मिडिल ईयर, और फिर इंटरनल ईयर मतलब अंदर का कान। मतलब कान 3 है, बाहर का, बीच का और अंदर का, 3 कान होते हैं। तो कान को हमने डिवाइड कर लिया भैया। किस तरीके से डिवाइड किया? एक्सटर्नल ईयर, ओहो, एक्सटर्नल ईयर, फिर मिडिल ईयर, और फिर आखिर में आएगा अपना इंटरनल ईयर। 3 ईयर हो गए, ठीक? अब एक्सटर्नल ईयर क्या है? एक्सटर्नल ईयर जो ये आपको दिख रहा है, ये तो है एक्सटर्नल ईयर जो आपको बाहर की तरफ दिख रहा है। इसके अलावा ये जो कान का अंदर होल होता है, ये होल को भी हम बोलेंगे एक्सटर्नल ईयर। और उसके बाद कान का आखिर में एक पर्दा होता है। तो ये बाहर का हिस्सा, ये कान का होल, और आखिर के कान का पर्दा, ये तीनों एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है। मैं आपको इमेज जरूर दिखाऊंगा, थोड़ा तब तक नाम लिख लेता है। तो एक्सटर्नल ईयर में 3 चीज़ें हुई। बाहर ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिन्ना। इसका नाम क्या है? पिन्ना, ठीक है? दूसरा, ये अंदर जो कान का होल है, इसको बोलते हैं ईयर कैनाल। कैनाल मतलब ट्यूब, नलिका, है ना, उसको हम कैनाल बोलेंगे। तो ईयर कैनाल, अंदर कैनाल जैसा है, अंदर गहरा जाता है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं ईयर कैनाल। और तीसरा हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं कान का पर्दा या ईयर ड्रम। उस कान के पर्दे का बायोलॉजिकल नाम है टिम्पैनम। क्या नाम है? टिम्पैनम। टिम्पैनम है, टिम्पैनम लिखा गया है, टिम्पैनम, ठीक? तो एक्सटर्नल ईयर के 3 हिस्से, पीना, ईयर कैनाल और टिम्पैनम, ठीक है? मिडिल ईयर में 3 हड्डियां होती हैं। आपने सुना होगा कि कान में एक सबसे छोटी हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्टेपिस, ठीक है? तो स्टेपिस के साथ साथ वहां पर 2 और हड्डियां होती हैं, मेलियस और इनकस। तो 2 हड्डियां और हैं, क्या क्या नाम है? मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। तो मिडिल ईयर में केवल 3 छोटी छोटी हड्डियां हैं, बहुत ही छोटी 3 हड्डियां हैं, जिनको हम बोलते हैं मेलियस, इनकस और स्टेपिस। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले वाले को बोलते हैं वेस्टिब्यूल और दूसरे वाले को बोलते हैं कॉक्लिया, ठीक है?
इस फ्लो चार्ट को बनाइए, उसके बाद मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ईयर में एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल 3 ईयर है, उनके पार्ट्स हैं। पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो फोटो देख लें एक बार। फोटो 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 फोटो, ये है फोटो। कहाँ भाई, ये है आपका कान। कान जो है कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। कान अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए ये वाला हिस्सा बाहर का, यहाँ से जितना मैं रेड कर रहा हूँ ना, इतना हिस्सा जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्सटर्नल ईयर कहलाता है, ठीक है। ये बाहर का पिन्ना हो गया, इसको क्या बोले, पिन्ना हो गया, ये पिन्ना हो गया। ये देखो मैंने बोला था ना अंदर गहरा जाता है जो कान का होल है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ईयर कैनाल, ठीक। और आखिरी में यहाँ पर ये है कान का पर्दा, जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनम, जिसको यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लिखा है, या इसको आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थोड़ा टफ है नाम याद करने में, आप टिम्पैनम बोलेंगे तो भी सही है, टिम्पैनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको ग्रीन कलर से राउंड करके दिखाता हूँ। इतना सा बस हिस्सा मिडिल ईयर है, यहाँ पे केवल 3 हड्डियां हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। मैंने आपको पहले भी बताया स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है, ठीक। और इसके बाद अंदर ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें बहुत क्लियर नहीं है, एक नया इमेज में आपको दिखाऊंगा। ये इनर ईयर है, तो ये आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। आउटर ईयर में ये जो पिन्ना होता है, इसका कोई खास काम है नहीं कान में। पिन्ना के बारे में एक बात याद रखिएगा कि जो पिन्ना होता है ये केवल मैमल्स में पाया जाता है, केवल मैमल का कैरेक्टर है, यानी कि स्तनधारियों का कैरेक्टर है, ठीक है। आप एक बार सोच के देखो, क्या आपने सांप के कान में ऐसे पिन्ना देखा है? नहीं, उसमें सिर्फ छोटा सा होल होगा। क्या आपने मेढक का पिन्ना देखा है? नहीं देखा है। क्या आपने गिरगिट का पिन्ना देखा है? छिपकली का देखा है? नहीं देखा है। किसके किसके कान में पिन्ना होता है? गाय में होता है, घोड़े में होता है, बकरे में होता है, हिप्पो में होता है, लॉयन में होता है, टाइगर में होता है, लेपर्ड में होता है, इंसान में होता है। मतलब जितने भी मैमल्स हैं उन सभी मैमल्स में पिन्ना होता है। तो पिन्ना जो है मैमल का स्पेशल कैरेक्टर हुआ, ठीक है। अब पिन्ना का मेन काम होता है ऐसे हवा करने का। आपने देखा होगा कि जो जानवर होता है अपने कान बार बार हिलाते रहता है, खास करके जो हाथी होता है वो बार बार अपने कान हिलाता है। तो जितने मैमल होते हैं वो अपने कान के पिन्ना को मूव कर सकते हैं। गाय भी मूव कर लेती है, सब मूव कर लेते हैं, लेकिन इंसान जो होता है वो पिन्ना को मूव नहीं कर सकता। तो हमारे में नॉन मूवेबल होता है, नॉन मूवेबल होता है मतलब नहीं मूव करता है, नॉन मूवेबल इन ह्यूमन होता है, ठीक है। इंसानों में ये मूव नहीं करता है। यहाँ तक क्लियर? ठीक, चलिए बस इतना ही, पिन्ना के बारे में इतना ही याद करना और कुछ याद नहीं करना। इसके बाद देखिएगा ये है ये ईयर कैनाल, ठीक है। ये क्या है? ईयर कैनाल। ईयर कैनाल में आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए, बस आपको इतना तो पता होगा कान में छोटे छोटे हेयर होते हैं ताकि वहां पर धूल के कण ना जाए, ठीक। इसके अलावा आपके कान में वैक्स बनता है। क्या बनता है? कान में वैक्स बनता है। वैक्स बनता है ना, जिसको हम लोग बार बार साफ करते हैं, है ना, ईयरबड लेके साफ करते हैं। तो वो जो डार्क ब्राउन सा वैक्स होता है वो एक्चुअली में गंदगी नहीं है, हमको लगता है वो गंदगी है। ये आपका कान खुद बनाता है, ठीक है। ये खुद क्यों बनाता है? ताकि आपका कान प्रोटेक्टेड रहे। जैसे मान लीजिए बाहर बहुत धूल उड़ रही है, धूल आपके कानों के अंदर जाएगी और एक कान के पर्दे के ऊपर चिपक जाएगी, तो आपको सुनने में दिक्कत होगी। तो होता क्या है कि आपका कान जो है एक तरीके का चिपचिपा सा पदार्थ बनाता है, इसको आप कॉमन लैंग्वेज में वैक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वैक्स, ठीक। यह वैक्स बनाने के लिए स्पेशल टाइप के ग्लैंड होते हैं जिनको हम सीबेशियस ग्लैंड कहते हैं। सीबेशियस, क्या ग्लैंड बोलेंगे? सीबेशियस। इसको सेरुबिन ग्लैंड भी कहा जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। उसका काम क्या होता है? वैक्स बनाने का। बस इतना ही याद रखना है ईयर कैनाल में, और कुछ याद नहीं रखना है। क्या? सेबेशियस ग्लैंड जो कि वैक्स बनाएगा, ठीक, क्लियर है। अब आखिरी में ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये कान का पर्दा होता है, ठीक है। अब कान का पर्दा क्या होता है? जैसे मैं अब आपको बोल रहा हूँ
तो बोल रहा हूँ तो मेरा जो आवाज़ है वो साउंड वेव है, तरंग के रूप में आता है, वेव के फॉर्म में आता है, ठीक है, यानी कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये तरंग जो है ऐसे ऐसे करके आती है और ये पर्दे के ऊपर पड़ती है, ठीक है। अब कान का पर्दा जो है इस एनर्जी के कारण ऐसे अंदर और बाहर की तरफ मूव करता है, ठीक है, यानी कि ये ऐसे ऐसे हिलता है। समझ में? तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का काम क्या है? साउंड वेव के हिसाब से ये ऐसे 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 करके मूव करता है ताकि हमको सुनाई दे। इसका फंक्शन आगे देखेंगे कि ये सुनने में कैसे हेल्प कर रहा है। बस ये जानिए अभी कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है साउंड के साथ मूव करती है, ठीक। इसके बारे में याद क्या रखेंगे? एक तो ये मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करती है। इसके अलावा ये बहुत स्पेशल एक चीज़ है इसमें कि ये जो है 3 जर्म लेयर की बनी है, 3 जर्म लेयर। अगर आप लोगों को पता होगा या मैंने 1-2 क्लासेस में बताया भी है कि जर्म लेयर होते हैं, आपको याद होगा जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 डर्मल लेयर होते हैं। जो स्किन होता है वो एक्टोडर्म का बनता है, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो एंडोडर्म के बनते हैं, मसल जो होता है वो मेसोडर्म का बनता है। ये हम लोग जनरली पढ़ते हैं। तो तीनों जर्म लेयर को मिला के बनता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बहुत स्पेशल है, तो इसको याद रखिएगा कि इट इज एन ऑर्गन। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो तीनों जर्म लेयर को मिलाकर बनता है। इतना याद कर लिए, आपका एक्सटर्नल ईयर यहीं पर खत्म हो जाता है। एक्सटर्नल ईयर में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही इंफॉर्मेशन काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि कान का जो मेन काम है और जो उसका जो फिजियोलॉजी है वो इंटरनल ईयर में होता है, एक्सटर्नल ईयर में हमको कुछ खास जानने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी मैंने यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें लिखी हैं उनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले वाले टॉपिक में जो कि है मिडिल ईयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मिडिल ईयर में मैंने बोला 3 छोटी हड्डियां होती है, जो कि यह बहुत अनक्लियर है, बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो उसको मैंने एक नई इमेज से यहाँ पर बताया है। अब इसको देखो, ये 3 हड्डियां आपको दिख रही हैं, यही 3 हड्डियां इसी तरीके से अरेंज होती है। अब मैं आपको जो ग्रीन कलर से बना रहा हूँ यहाँ पर, ये है आपका कान का पर्दा, और कान के पर्दे के साथ ये पहली हड्डी जिसका नाम मेलियस है वो चिपकी हुई है, ठीक है। मेलियस के साथ इनकस लटकी हुई है और इनकस के साथ स्टेपिस, ठीक है। 3 हड्डियां हो गई। यहाँ पे कान का पर्दा उससे सटी हुई मेलियस है, उसके साथ इनकस और उसके साथ स्टेपिस, मतलब कि ये कान का पर्दा है, इसके पीछे ऐसे हड्डी लगी हुई है, चिपकी हुई है। अब इससे होगा क्या कि जब साउंड वेव आएगा, थोड़ा सा भी वेव आएगा, थोड़ा सा भी तरंग आएगा, तो ये ऐसे करके मूव करेगा कान का पर्दा, ठीक है। कान का पर्दा जब ऐसे मूव करेगा ना, तो इसके पीछे जो हड्डी लगी है ये भी ऐसे ऐसे, क्योंकि इसके साथ चिपकी हुई है, तो ऐसे करके मूव करेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये ऐसे करके मूव करेगी। अब इसके पीछे में दूसरी हड्डी लगी है, तो वो भी ऐसे ऐसे करके मूव करेगी। फिर ये आखिरी में तीसरी हड्डी लगी है, ये भी मूव करेगी। तो इतना मूवमेंट करने का फायदा क्या है, क्यों लगाया गया है हड्डियों को? तो ये जो मेम्ब्रेन है उसके मूवमेंट का एक लिमिट है, ये बहुत जोर से अंदर बाहर नहीं हो सकती है, ठीक है। ये एक लिमिट तक अंदर और बाहर हो सकती है। अब कभी कभी आप सुनते होंगे कान का पर्दा फट जाता है, तो बहुत जोर से जब आवाज़ आती है, ये बहुत जोर से मूव होती है, तो बीच में से फट जाती है, कान का पर्दा फट जाता है, कान में से खून निकलता है। मतलब टिश्यू का बना है ना पर्दा, मतलब कपड़े का सिल के तो नहीं डाले भगवान, है ना, टिश्यू का बना है, तो वहाँ से कान में से खून निकल जाता है। तो कान का पर्दा अगर फट जाए तो 1-2 महीने में फिर से ठीक हो जाता है, अपने आप वो फिर से बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो गया, कान का पर्दा जो फटना है वो वापस ठीक हो जाता है। तो कान का पर्दा का एक लिमिट है कि वो बहुत ज़ोर से मूव नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको बहुत धीरे वाली आवाज़ सुननी है, कि अगर कोई फुसफुसा रहा है आपके बारे में, कोई बुराई कर रहा है पीछे में बैठ के, ठीक है, आपको कान टिका के सुनना है कि क्या बात हो रहा है, तो आप कैसे सुनोगे तब ना जब ये जो मेम्ब्रेन है ये मूव करेगा। तो मेम्ब्रेन तो एक लिमिट तक मूव करेगा, तो इसका जो मूवमेंट है उसको बढ़ा के इन्हेंस करके आगे बढ़ाने का काम इन हड्डियों का होता है, क्योंकि ये हड्डियां जो है मेम्ब्रेन से ज़्यादा मूव कर सकती हैं। तो साउंड वेव कम मूव करेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा मेम्ब्रेन मूव करेगा और उससे भी ज़्यादा हड्डियां मूव करेगी, ठीक है। तो बस इसको हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन, एक इंग्लिश का शब्द है एम्प्लीफिकेशन,
एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है, आपने एम्पलीफायर सुना होगा, म्यूजिक सिस्टम में एम्पलीफायर होता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है बढ़ाना। जैसे मान लो आपके मोबाइल का साउंड है, ठीक है, आपके मोबाइल का साउंड का एक लिमिट है, आप उसको फुल भी करोगे तो एक लिमिट तक सुनाई देगा। अब उसमें आप स्पीकर लगा दो, ब्लूटूथ वाला स्पीकर लगा दो, कोई सा भी स्पीकर लगा दो, गाना चला दो तो आवाज़ बढ़ जाती है ना, इसी को एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। तो जो काम मोबाइल के लिए स्पीकर करता है वही काम ये तीन हड्डियाँ जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लिए करती है, कि मोबाइल की एक लिमिट है, उसके आगे वो साउंड नहीं दे सकता, तो जो बॉक्स होता है वो उसको बढ़ाता है, वैसे ही मेम्ब्रेन एक लिमिट तक मूव कर सकता है तो हड्डियां उसको बढ़ाती है। ठीक है, इतना बस याद रखिएगा। अब इसमें याद तो आपको इतना रखना है, मैंने जो प्रोसेस समझाया। इसके अलावा क्या याद रखेंगे, इनका शेप। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मेलियस होता है ये एक हथौड़े के शेप का होता है, तो इसको हम हैमर यानी कि हथौड़ा शेप वाली बोन कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में मेलियस के जगह सिर्फ हैमर लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेलियस का शेप हैमर जैसा है। इसके बाद इनकस, इनकस का शेप होता है एनविल के जैसा। एनविल को हिंदी में फावड़ा कहते हैं, फावड़ा तो जानते होंगे, है फावड़े के जैसा होता है, तो ये हथौड़े के जैसा होता है, ये फावड़े के जैसा होता है। और ये जो स्टेपिस होता है इसका शेप होता है स्टरप के जैसे, स्टरप या स्टीरप आप जो बोलो। अब ये स्टीरप क्या चीज़ है ये तो हम कभी नहीं सुने हैं, ये तो मैं भी नहीं सुना था जब तक ये नहीं पढ़ा था। स्टीरप क्या होता है ना कि इस टाइप का एक चीज़ होता है और लगभग कुछ उसी शेप का ये आपको हड्डी दिख रहा है। अगर कोई घोड़े को, या आपने कभी घोड़े पे बैठा होगा तो घोड़े पर बैठने के लिए यहाँ पर पैर फंसाने के लिए ये लोहे का लगा हुआ होता है, इसमें से पैर फंसाते हैं और फिर घोड़े के ऊपर बैठते हैं, तो इसी को स्टिरअप कहा जाता है। तो उसी शेप की हड्डी होती है, तो शेप याद रखना है। शेप ऑप्शन में लिखा होता है, कभी कभी इनकस का शेप भी पूछ लेता है। शेप इंपॉर्टेंट है, शेप को याद करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मिडिल ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब इंटरनल ईयर जो है, यहाँ पर ऊपर वाले डायग्राम में इंटरनल ईयर बहुत सुंदर नहीं दिख रहा है। इंटरनल ईयर का एक डायग्राम मैं आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ। ये इंटरनल ईयर ऐसा दिखता है, ठीक है। ये क्या है, इंटरनल ईयर। मेन काम यहीं पर होता है, ठीक है। अब इंटरनल ईयर में मैंने आपको दो नाम लिखाए थे, याद होगा आपको, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया, ठीक है। अब आपको देखो ये जो घोंघा जैसा दिख रहा है ना, ये इसी को बोलते हैं कॉक्लिया। यही क्या है, कॉक्लिया। और इधर ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये क्या है, वेस्टिब्यूल। ये क्या है, वेस्टिब्यूल। तो दो पार्ट होते हैं, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया, ठीक है। कान का दो मेन काम होता है, एक तो सुनने का और एक बॉडी का बैलेंस बनाना। आप सीधा खड़े हो ना तो आपको भले पता ना हो, आप सीधा खड़े हो पाते हो तो अपने कान के कारण। अगर आपके कान के नीचे कोई खींच के लगाता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है, आदमी गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये कान का काम होता है सीधा खड़े रखना, ठीक है। तो कान जो होता है वो बॉडी का बैलेंस भी बनाता है, सुनने का भी काम करता है, ठीक है। तो अब कॉक्लिया जो होता है ये सुनने यानी हियरिंग में हेल्प करता है, और ये जो वेस्टिब्यूल होता है ये बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक। ये बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है, मतलब यहाँ से हम सुनते हैं और यहाँ से हम इसको बॉडी को बैलेंस बनाते हैं। अब ये जो है किस तरीके से अरेंज है, इस तरफ होगा मिडिल ईयर, इधर क्या है, मिडिल ईयर, मतलब हड्डियाँ जो है इस तरीके से अरेंज है, हड्डियाँ जो है यहाँ पर अरेंज है, ठीक है। मिडिल ईयर इस तरफ है, और उसके बाद वेस्टिब्यूल है, और वेस्टिब्यूल के सबसे आखिरी में कॉक्लिया है, तो सबसे लास्ट में कॉक्लिया आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। अब वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया को एक साथ अंग्रेजी में बोलते हैं लैबिरिंथ, ठीक। आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा लैबिरिंथ, लैबिरिंथ। अब ये लैबिरिंथ क्या होता है, लैबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, तेरी आंखें भूल भुलैया वाला भूल भुलैया। पिक्चर देखे थे ना हम लोग के ज़माने में, इसका फर्स्ट पार्ट आया था, अभी सेकंड पार्ट आया है। अरे यार एक तो ये दिक्कत बड़ा करता है, ठीक। तो भूल भुलैया मूवी देखे, बस वही वाली भूल भुलैया जो है उसको हम क्या बोलते हैं,
लेबिरिंथ। लेबिरिंथ क्यों? देखो इसको देख के नहीं समझ में आ रहा कि एकदम भूल भुलैया जैसे ऐसा गोल 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 घुमा हुआ है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? भूल भुलैया यानी कि लेबिरिंथ कहते हैं। ठीक है, तो लेबिरिंथ क्यों बोले? क्योंकि ऐसा घुमा घुमा है। लेबिरिंथ के दो पार्ट, लेबिरिंथ के कितने पार्ट है? दो पार्ट है, मतलब ये पूरा वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया दो हिस्सों में बटा है, इस इमेज में क्लियर दिख रहा है। ठीक है, लेबिरिंथ को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ जो कि हार्ड होता है, और एक को बोलते हैं मेम्ब्रेनस यानी कि झिल्ली वाली मेम्ब्रेनस जो कि सॉफ्ट होती है। ठीक है, अब इस इमेज में कैसे उसको रिप्रेजेंट किया है? ये व्हाइट वाला हिस्सा जो है ये बाहर की तरफ होता है, ये बोनी लेबिरिंथ है, और इसी के अंदर में मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है। जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, ये मार्कर बाहर से हार्ड है, ठीक है, और इसी के अंदर में सॉफ्ट वाला रिफिल भरा हुआ है। ठीक, तो ये बाहर का मार्कर जो है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बोनी लेबिरिंथ, और इसी के अंदर में सॉफ्ट वाला है सेम शेप का, उसको बोलेंगे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? अब जिस शेप का आपको ये बाहर दिख रहा है ना पूरा वाइट कलर, सेम शेप का इसके अंदर ब्लू कलर का मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। इस इमेज में दोनों को दिखाया है वाइट के अंदर ब्लू कलर, तो जहां जहां ब्लू है उसके ऊपर वाइट है, और जहां जहां वाइट है उसके अंदर ब्लू है। इस इमेज में दोनों को एक साथ दिखाया, आधा को खोल के, तो जहां जहां ब्लू दिख रहा है वहां पे व्हाइट भी होगा, और जहां जहां व्हाइट दिख रहा है उसके अंदर में ब्लू भी होगा। उसको खोल के मस्त बड़ा सुंदर सा इमेज यहाँ पर दिखाया। तो व्हाइट वाला बोनी लेबिरिंथ और ब्लू वाला मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है उसके अंदर। ठीक है, अब आपकी बुक में बड़ा खतरनाक सा एक डायग्राम कुछ बना है, ऐसा टाइप का एक डायग्राम बना है, ऐसा टाइप का एक है ना, ऐसा टाइप का एक डायग्राम बना है, यहाँ पे कुछ 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 लिखा हुआ है। ठीक है, यही वाला डायग्राम जो है, ये वाला डायग्राम के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अब होता क्या है देखते हैं। अब ये लेबिरिंथ में होता क्या है देखते हैं। कॉक्लिया का काम सुनने का, इसका काम वेस्टिब्यूल का क्या होता है? बॉडी को बैलेंस करने का। अब देखो कॉक्लिया जो है इसको मैं अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट करके ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये बोनी लेबिरिंथ हुआ, बोनी लेबिरिंथ के दो वॉल होते हैं। अगर आप समझने का प्रयास करें तो एक वॉल ये वाला, एक वॉल ये वाला, ये ऊपर वाला, एक वॉल ये वाला नीचे वाला। ठीक है, दो हिस्से होते हैं। तो बोनी लेबिरिंथ जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। ठीक है, तो इतना एक हिस्सा है बोनी लेबिरिंथ का। दोनों के बीच में छोटा सा गैप है। ठीक है, इसके बीच में क्या है? छोटा सा गैप है। इस गैप में इसको बोलते हैं स्काला मीडिया। तो जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो दो भागों में बटा हुआ है, और दो भागों के बीच में एक हिस्सा है, इसको बोलते हैं स्काला मीडिया। मीडिया का मतलब होता है बीच में। ठीक है, स्काला मीडिया के ऊपर वाले को बोलते हैं स्काला वेस्टिब्यूलाई, और नीचे वाले को बोलते हैं स्काला टिम्पैनी। अब ये स्काला क्या चीज़ है? नया सा आपने लिख दिया है, आप ये बोलोगे ना। तो स्काला का मतलब होता है हिस्सा। स्काला का हिस्सा मतलब क्या हुआ? हिस्सा या पार्ट। ठीक, तो बीच वाला पार्ट स्काला मीडिया कहलाया। ये वाला हिस्सा जो है वेस्टिब्यूल को शेप फेस करके है ऊपर की तरफ, इसलिए वेस्टिब्यूल वाला हिस्सा स्काला वेस्टिब्यूलाई कहलाया। और ये वाला टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ फेस करके रहता है, इसलिए इस वाले हिस्से को स्काला टिम्पैनी यानी कि टिम्पैनम वाला हिस्सा कहा जाता है। तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो है अंदर तीन भागों में बटा हुआ है, ये ऊपर का, नीचे का और बीच का। इनके नाम कुछ इस प्रकार है, वेस्टिब्यूलाई, मीडिया और टिम्पैनम। क्लियर? अब स्केला, वेस्टिब्यूलाई, मीडिया और टिम्पैनम में तीनों में एक लिक्विड भरा हुआ होता है। यहां पर लिक्विड भरा है और यहां पर भी लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और बीच में भी लिक्विड भरा हुआ है, बीच में येलो कलर का लिक्विड डाल देते हैं। अब ये सब कहाँ है भैया? ये सब है इसके अंदर, ये जो आपको व्हाइट दिख रहा है उसके अंदर। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये ब्लू वाला पार्ट तीन भागों में बटा हुआ है, जिसको हम मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बोल रहे हैं। ठीक है, जिसको हम मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बोल रहे हैं।
अब बाहर और अंदर की तरफ ये जो रेड कलर का लिक्विड है इसको बोलते हैं पेरीलिम्फ। क्या बोलते हैं? पेरीलिम्फ। और ये जो अंदर की तरफ येलो कलर का भरा हुआ है इसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। ये भी पेरीलिम्फ लाल वाला और यहाँ का भी लाल वाला पेरीलिम्फ होता है और अंदर वाले को एंडोलिम्फ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाम थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब गलत मतलब गंदा दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा पीछे जाके अपने नोट्स में नाम को साफ साफ लिख लीजिएगा, वेस्टिबुलाई, मीडिया और टिम्पैनी। ठीक है, अब ये जो बीच में येलो वाला है, जो स्काला मीडिया में भरा है उस लिक्विड को एंडोलिम्फ बोलते हैं और बाहर बाहर में जो भरा है उसको पेरीलिम्फ बोलते हैं। अब ये लिक्विड भरा क्यों? लिक्विड भरा इसलिए है, देखो समझो कि ये है आपका कॉक्लिया। ठीक है, ये क्या है? कॉक्लिया। ये पूरी जो बॉटल है ये बोनी लेबरिंथ है। ठीक है, इस बोनी लेबरिंथ के अंदर में लिक्विड भरा है, पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ, तो ये अंदर लिक्विड भरा है। अब देखो, अगर बाहर से साउंड वेव आएगा तो इससे टकराएगा। ठीक है, बाहर हड्डियां है ना, हड्डियां ऐसे ऐसे करके टकरा रही हैं इससे, जैसे जैसे साउंड आ रहा है, तो जैसे ही इससे आके ऐसे टकराएगा तो आपको दिख रहा होगा कि वाटर अभी जो अंदर लिक्विड है वो अभी भी मूव कर रहा है, जबकि बाहर का ये जो हिस्सा है ये एक बार मूव करता है और वापस आके सीधा हो जाता है, लेकिन अंदर का जो लिक्विड है वो कंटिन्यू मूव करता है। मतलब अगर मैं इसमें एक प्रेशर डालूं तो जो बोनी हिस्सा है वो सीधा हो जाएगा एक ही बार में और लिक्विड वाला हिस्सा कंटिन्यू मूव करता रहेगा। इससे होगा क्या? जितना मूवमेंट होगा उतना साउंड वेव जो होगा और तेज सुनाई देगा, तो धीमी सी धीमी आवाज को साफ साफ सुनने में हेल्प करता है ये स्काला वेस्टिबुलाई के अंदर भरा हुआ लिक्विड। ये लिक्विड हिलेगा, इसी लिक्विड के हिलने के कारण न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, इसी लिक्विड के हिलने के कारण क्या होता है? न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, अब इम्पल्स जनरेट होगा तो न्यूरॉन होंगे। न्यूरॉन कहाँ पर होंगे? न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन होते हैं यहाँ पर, ऐसा करके न्यूरॉन जो होते हैं यहाँ पर लगे होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन लगे होते हैं। ये न्यूरॉन क्या करेंगे? साउंड वेव को, एनर्जी को लेके जाएंगे ब्रेन तक। ओके, अब आपको हर सेंस ऑर्गन में एक चीज समझ में आ गई है कि हर सेंस ऑर्गन में एक स्पेशल सेल होता है जो किसी एक टाइप की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और शोषित करता है। जैसे कि आंखों में क्या होते हैं? आंखों में रॉड और कोन होते हैं। यही रॉड और कोन क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और इम्पल्स को जनरेट करता है। तो इतने बड़े कान में पूरा का पूरा कान जो है ये काम नहीं कर सकता, साउंड के वेव्स को इम्पल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो कान में भी एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, उस स्पेशल टाइप के सेल को बोलते हैं, यहाँ पर स्पेशल टाइप का सेल होता है, इस स्पेशल टाइप के सेल को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोरटाई। कोरटाई जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, जिनके नाम के ऊपर जिन्होंने इसको खोजा है उसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोरटाई। तो ऑर्गन ऑफ कोरटाई क्या करते हैं? ऑर्गन ऑफ कोरटाई जो है वो सुनने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोरटाई क्या करता है? सुनने में हेल्प करता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट अच्छा आ जाए। हाँ, अब देखो ऑर्गन ऑफ कोरटाई। ऑर्गन ऑफ कोरटाई मैंने बहुत रफ बनाया, वो सिर्फ सेल है, उन सेल के ऊपर में छोटे छोटे हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं वो मैं समझाता हूँ। अब आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक है, तो अब ये ऑर्गन ऑफ कोरटाई को मैं समझाता हूँ कि क्या है। ऑर्गन ऑफ कोरटाई ऐसा सेल है, ठीक इस तरीके का सेल है। इस सेल के ऊपर छोटे छोटे हेयर होते हैं, सीलिया जैसे। अब होता क्या है कि इनके बाहर में लिक्विड भरा हुआ है। कौन सा लिक्विड? वही पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ जो है यहाँ पर भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है। तो ये लिक्विड जब मूव करेगा तो लिक्विड के मूवमेंट को ये जो हेयर है वो कैच करेंगे। ठीक है, ये हेयर है, ऊपर लिक्विड मूव कर रहा है, तो ये जो
ऊपर हेयर है वो भी मूव करेंगे, उसको कैच करेंगे, और इस कैच किए हुए इम्पल्स को ये लोग न्यूरॉन को ट्रांसफर करेंगे। न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स जनरेट होगा और आगे ये ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचेगा, और ब्रेन के अंदर में ऑडिटरी लोब होता है, ऑडिटरी सेंटर होता है, उस ऑडिटरी सेंटर में हमको सुनाई देगा। तो जब मैं बोलता हूँ या आप गाना सुनते हो तो उसके कारण जो साउंड वेव आता है उससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो मूव करती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव करने के कारण हड्डियां मूव करती है, हड्डियां मूव करने के कारण वो हड्डियां जो है अंदर इनर ईयर के कॉक्लिया से टकराती है। जब वो टकराती है तो अंदर में रखा हुआ लिक्विड हिलता है, लिक्विड हिलता है तो उसके मूवमेंट को ये जो हेयर होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के, वो उसको कैच करते हैं और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के थ्रू जो न्यूरॉन होता है उसमें इंपल्स जनरेट होता है। तो इतना सारा स्ट्रक्चर बनाने का कारण ये है। चाहते तो सीधा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता, एक छोटा सा बना देते अंदर में स्ट्रक्चर, उसके अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई नहीं होता, लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं हमसे ज़्यादा होशियार है। अब अगर इतना सारा स्ट्रक्चर नहीं होता तो जो साउंड का आवाज़ है वो उतना, क्या कहना चाहिए, एम्पलीफाई नहीं होता। एम्पलीफाई नहीं होता मतलब बढ़ता नहीं, मतलब अगर आप बहुत धीमी आवाज़ को सुनना चाहते तो सुनना पॉसिबल नहीं होता। हम लोग सुन पाते हैं धीमी से धीमी आवाज़ क्योंकि इतना सारा स्ट्रक्चर एक के बाद एक धीरे 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 उस साउंड को बढ़ाता है। ठीक है, अब क्या होता, मान लीजिए कि अगर इतना सारा स्ट्रक्चर नहीं है तो हमेशा हमको जोर जोर से बोलना पड़ता और जोर से बोलने पर ही सुनाई देता। तो जो बूढ़े हो जाते हैं उनमें वो जो मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसी कारण जो लोग बड़े हो जाते हैं, बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको सुनने में दिक्कत है क्योंकि उनके अंदर का यही इतना सारा स्ट्रक्चर थोड़ा 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 खराब हो गया है। तो अगर वो पूरा निकाल दिया जाएगा तो सुनना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और आपको समझ में भी आया होगा, ये भी मैं आशा करता हूँ। और ये आशा जो है आप तोड़िएगा मत। अब एक चीज़ यहाँ पर छूट गई है, वो छूट गई है जो मेरे को अभी याद आई। देखो, मिडिल ईयर में एक चीज़ छूट गई थी, उसको आप लिख लीजिएगा कहीं पे, बहुत छोटी सी चीज़ है। ठीक है, ये जो मिडिल ईयर है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा, ये देखो आपको इतना जो है, मैं आपको कौन सा कलर से दिखाऊं यार, आपको ना एकदम डार्क ब्लू कलर से दिखाते हैं। चलो, ये वाला जो हिस्सा है ये इतना मिडिल ईयर है, और ये मिडिल ईयर के अंदर ये देखो ये लंबी सी ट्यूब है। ठीक है, ये कहाँ जाती है पता है? ये नेक यानी कि गर्दन की तरफ, गले की तरफ जाती है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि यहाँ फेरिंग्स होता है, यहाँ सांस लेते हैं तो हवा आती है। ठीक है, और ये जो फेरिंग्स है अंदर कान से जुड़ा हुआ है। कान से किससे जुड़ा हुआ है? इस ट्यूब के द्वारा। इस ट्यूब को बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन नलिका हिंदी में इसको कहा जाता है। ठीक है, अब यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या है? अब यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है, जब हम सांस लेते हैं ना, उस सांस की हवा में से थोड़ी सी हवा को यहाँ ले आती है। मतलब एक कान के पर्दे के पीछे में जहाँ हड्डियाँ हैं वहाँ पर हवा भरी हुई है। ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब ने क्या किया, गले के पास से हवा यहाँ लाके भर दी। आपने सांस लिया, हवा यहाँ पहुंची, और हवा थोड़ी सी हवा कान के अंदर भरी हुई है। ठीक है, आपको कभी ऐसा फील हुआ जब आप जोर से जम्हाई लेते हो या आपका जब नाक बंद हो जाता है तब आपके कान भी बंद हो गए हैं, सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है? ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत जोर से जम्हाई लोगे तब आपको सुनने में दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है? क्योंकि हवा जो है अंदर में ट्रैप हो जाती है। ठीक है, नाक बंद होने के कारण। तो जब आप सांस लेते हो तो यहाँ पर हवा आती है। अब ये हवा क्यों आती है, हवा क्यों भरी हुई है? थोड़ा सोच के देखिए, और मैं जब आपको आंसर बताऊंगा तो फिर देखिएगा कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ हवा क्यों भरे? हवा भरने की क्या जरूरत है? वहाँ हवा नहीं भरते तो भी कान काम तो कर लेता ना। क्यों भरे? देखो क्यों भरे, इसलिए भरे कि देखो बाहर हवा का प्रेशर तो है ना, और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, कान का पर्दा है, बाहर हवा का प्रेशर है, नॉर्मल हवा जो अभी चल रही है वो प्रेशर लगाती है आपके बॉडी के ऊपर। ये हवा बाहर से आएगी और मेम्ब्रेन के ऊपर टकराएगी तो मेम्ब्रेन ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो जितना प्रेशर हवा बाहर से लगाती है उतना ही प्रेशर हवा अंदर से लगाए ताकि मेम्ब्रेन सीधा रहे।
इसीलिए इस तरफ भी हवा भरी हुई है। अगर ये हवा नहीं होगी तो क्या होगा, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं तो भी आपको सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन मूव करेगी। क्यों मूव करेगी? बाहर हवा चलेगी और हवा के कारण मेम्ब्रेन मूव करेगी, तो बिना बोले भूत का आवाज़ आपको सुनाई देगा। तो ये भूत का आवाज़ ना सुनाई दे इसलिए क्या होता है, इस तरफ हवा भरी हुई होती है। ठीक है, ताकि यहाँ से हवा आने के कारण हवा की आवाज़ ना सुनाई दे। अब आवाज़ तभी सुनाई देगी जब हवा में एक एक्स्ट्रा साउंड का एनर्जी होगा, तभी मेम्ब्रेन मूव करेगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वातावरण के दबाव को बराबर करने के लिए ये यूस्टेशियन ट्यूब होता है, जिससे मेम्ब्रेन सीधी रहती है। आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब बहुत तेज गाड़ी में बैठे होंगे, बाइक में या कार में, तो जो हवा चलती है उस हवा की आवाज़ आती है, या तूफान या बारिश के आसपास जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो हवा की आवाज़ जो है कान में सुनाई देती है ना। वो क्यों देती है? क्योंकि यहाँ पर जो एयर का प्रेशर बन रहा है पीछे की तरफ, उसका एक लिमिट है, और बाहर हवा जब इतनी तेज हो जाती है कि उसको बराबर नहीं किया जा सकता, तो अपने आप मेम्ब्रेन मूव करती है और आपको हवा की आवाज़ सुनाई देती है। तो समझिए कि अगर ये हवा नहीं होती अंदर की तरफ, ये ट्यूब नहीं होती, तो वैसी ही आवाज़ आपको ज़िंदगी भर सुनाई देती। ठीक है, तो ये है इसका रीज़न यूस्टेशियन ट्यूब का होने का। जिनका आंसर सही है कमेंट करके बताइएगा कि मेरा आंसर सही था, जो मैंने सोचा वही सही था। ठीक है, आपका कान जो है यहाँ पर खत्म होता है। आपका कान मतलब कान पढ़ना जो है खत्म होता है। आपका कान तो होगा आप ही के पास दो ठो, और कान जो है सही काम भी कर रहा होगा, तभी अपन सुन रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा चैप्टर आज यहाँ पे समाप्त होता है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, क्लास 11 के किसी नए चैप्टर के साथ। देखते हैं कौन सा चैप्टर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करते रहिए। अच्छी चीज़ें, बुरी बातें, जो भी आपको बोलना है ज़रूर बोल सकते हैं। कुछ सुधार करने के सजेशन हो तो बताइए, कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइए। बड़ी मेहनत से एडिट वेडिट करके वीडियो डालते हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा, और आज के लिए थैंक यू वेरी मच।